नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जैसा कि आप थंबनेल देख कर के आए हैं कि हम लोग एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो हम लोग एक्चुअली में मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक अटेंशन आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इससे उस स्टॉक के बीच में कुछ रिलेशन जुड़ा हुआ है। एचडीएफसी बैंक में रिसेंटली आरबीआई ने उनके ऊपर एम्बार्गो लगाया है कि दे कैन नॉट एक्सटेंड देयर डिजिटाइजेशन एक्सपेंशन, क्योंकि उनके पास सर्विसेज डिफ़ॉल्ट सर्विसेज आउटेज की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही। सर्विसेज आउटेज मतलब ऐप का हैंग कर जाना, वेबसाइट का काफ़ी समय तक ना चलना, ये सारा का सारा डिजिटल बिजनेस में एचडीएफसी बैंक को अभी रीसेंट कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, जिसके चलते उनके कस्टमर्स को उनकी सर्विसेज से काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। जिसके चलते डिस्पाइट बीइंग नंबर वन बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने इनके ऊपर ये एम्बार्गो लगाया है कि दे विल नॉट बी इशूइंग एनी फर्दर क्रेडिट कार्ड्स, दे विल नॉट बी एक्सपैंडिंग देयर डिजिटाइजेशन बिजनेस, जब तक कि अपने प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सुधार नहीं लेते। दोस्तों, उस मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बातचीत करने से पहले मैं आपके दिमाग में ये चीज़ ड्रिल कर देना चाहता हूँ कि इस समय नॉट ओनली कस्टमर्स बट ऑल्सो गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, दो सर्विसेज हैव टू बी टॉप क्लास। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है कि आप सर्विसेज टॉप क्लास प्रोवाइड नहीं करेंगे और नोबडी विल टेक द कॉग्निजेंस, अगर आप सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि आपके एक्सपेंशन प्लान को वहीं पर रोक दिया जाए। अब अपनी पहले तो एक्सपेंशन प्लान को बढ़ाने से पहले अपने आप को सुधारें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारें, उसके बाद ही एक्सपैंड करें। तो दोस्तों, ये चीज़ एट द बैक ऑफ योर माइंड रखें। उसके बारे में अभी हम लोग बातचीत करेंगे एक और स्टॉक के बारे में जिसका बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है इसी बिजनेस से और इसी सेक्टर से और इन्हीं सर्विसेज से। तो दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। और अगर आप हमारे वीडियोस को सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड कि जितना थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट हमारे पास है, आई थिंक हर जगह आपको प्रॉब्लम मे और मे नॉट गेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर बैंकिंग सेक्टर में हमें आगे जाना है, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चल रही हैं, तो उसमें डिजिटाइजेशन को बहुत स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड करना पड़ेगा और रिटेल बैंकिंग पे फोकस करना पड़ेगा। तभी आप बैंकिंग सेक्टर के उस पर्टिकुलर कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि आजकल रियल कॉम्पिटिशन कहाँ है? रियल कॉम्पिटिशन इज वेयर देयर आर बेटर सर्विसेज, फोकस इज मोर ऑन बेटर सर्विसेज, एंड द लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी इज दैट वी शुड बी एबल टू हैव एफिशिएंट प्लेटफॉर्म, एक एफिशिएंट प्लेटफॉर्म हो, एक एफिशिएंट ऐप हो, सर्विसेज हो, साइट हो जो कि क्रैश ना करे, जो कि डिफॉल्ट ना करे, दे शुड नॉट बी एनी आउटेजेस, और इनोवेटिव फ्रंट एंड हो। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सर्विसेज, स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर की सर्विसेज में अगर आप काम करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जिस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूं, उनके मैनेजमेंट ने बोला है कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि 2023 तक, 2023 तक वो अपनी लायबिलिटीज़ बिजनेस को डबल कर लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में लायबिलिटीज़ भी एसेट होता है। लायबिलिटीज़ मीन्स, बैंकिंग सेक्टर में लायबिलिटी को आप गलत मत समझे। अब लायबिलिटीज़ मीन्स जो भी उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं, जो उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं उनको लायबिलिटीज़ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनके ऊपर लायबिलिटी है कि उसको उनको रीपे करना है। तो बैंक से पास जो भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी डबल्ड बाय 2023। इट्स अ ग्रेट साइन। और उनका ये भी मानना है, जिस स्टॉक के बारे में बातचीत करना जा रहा हूं, कि दे विल बी एबल टू डबल रिटेल एसेट बिजनेस, मतलब रिटेल में जो लोन का पोर्टफोलियो है उसको भी डबल करने वाले हैं, डबल द एसएमई बिजनेस। तो ओवरऑल जो मार्केट में उनकी पोजीशन है, उसको 2023, दैट इज विद इन 3 years, अपनी पोजीशन को डबल करने का प्लान कर रहे हैं थ्रू रिटेल एसेट्स, रिटेल लायबिलिटीज, थ्रू एसेट क्रिएशन, थ्रू एसएमई बिजनेस। तो ये जो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है, पूरा का पूरा रिवैम्प हो रहा है बेस्ड ऑन सॉलिड फंडामेंटल्स ऑफ बेटर सर्विसेज। दोस्तों, मैं कंपनी का नाम आपको जानबूझकर नहीं बता रहा हूं, ताकि आप एक अनबायस्ड व्यू रखें उस कंपनी की तरफ कि आपको उस कंपनी अभी इन फंडामेंटल्स को सोच करके क्या लग रहा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपको उस कंपनी का नाम बताया जाएगा, आपका एकदम हो सकता है रुख चेंज हो जाए। अगर हम लोग बात करें कंपनी के कासा की, वो है 26.63, विच इज़
विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ ग्रेट। अगर हम लोग बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, वो भी आ रही है, ओके। कॉस्ट टू इनकम इज़ ऑल्सो गुड। अगर हम लोग बात करें ROE और ROC की, तो ये है वो सबसे बड़ा कारण जिस कारण ये स्टॉक धूल चाट रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ -62.98%। अगर हम लोग बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की, तो प्रोमोटर होल्डिंग भी बिल्कुल पूरी तरह से शैटर्ड है एंड इट इज़ जस्ट 1.42%। लेकिन अगर हम लोग प्रमोटर्स को हटा दें, तो अगर हम लोग बात करें FIIs की, तो FIIs की पोजीशन इसमें ज़्यादा बनी नहीं हुई है। DIIs अप्रॉक्सीमेटली 70% इन्वेस्टेड हैं। मतलब जो DIIs हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो बड़े बड़े इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे के सारे इसमें बुरी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत हेविली इन्वेस्टेड हैं। पब्लिक का पैसा अप्रॉक्सीमेटली 28% है अब तक। तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे मैं किस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं येस बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे उनके ग्लोबल हेड रिटेल बैंकिंग की उन्होंने बोला है कि येस बैंक एम्स टू डबल एंटायर रिटेल एसेट एंड लायबिलिटीज़ बाय 2023। और रिसेंटली उसमें पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बातचीत करें तो फिलहाल प्रेजेंटली एज ऑन डेट ऐसा कहा जा रहा है कि फिलहाल येस बैंक इज़ पॉइज्ड, इज़ रेडी टू बी इंक्लूडेड टूवर्ड्स लार्ज कैप लिस्ट। मतलब अपनी जो भी मिड कैप की लिस्ट है उससे लार्ज कैप की कैटेगरी में जाने वाला है, और AMFI की रिसेंट लिस्ट में हो सकता है उसको लार्ज कैप कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में डाला जाए, क्योंकि वो येस बैंक होल्ड्स 88th रैंक इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो अगर टॉप 100 स्टॉक जो कि इस समय धूल में पड़ा हुआ है, जिसके एक्सपेंशन प्लान, जिसकी इंप्रूवमेंट आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रही है, मेरे हिसाब से इस स्टॉक में आपको हायर रिवॉर्ड और लेसर रिस्क, मुझे ऐसा लगता है, दिखेगा, प्रोवाइडेड यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर 3 years। दोस्तों ये वो स्टॉक है जिसने पिछले 3 सालों में ये स्टॉक जो कि 400 रुपए का स्टॉक था, 400 प्लस का, जो कि एज लो एज 4 रुपए तक चला गया था, 4-5 रुपए तक चला गया था, टू बी द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मतलब 99% की शेयर होल्डर की वेल्थ को इसने डिस्ट्रॉय किया था। एज लो एज 4 रुपीज़ चला गया था, 4 या 5 है नॉट रॉन्ग, 4-5-6 की रेंज में था। फिलहाल अभी के बारे में बातचीत करें तो 1 साल में स्टॉक ने 75% की वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करें ये पोस्ट कोविड, तो पोस्ट कोविड इस स्टॉक में कोई फॉल नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि इस स्टॉक में ऑलरेडी सारी नेगेटिविटी फैक्टर इन हो चुकी है, वर्स्ट इज ओवर। अब इस स्टॉक में कुछ भी नेगेटिव होने को रह नहीं गया है। तो ये चीज़ आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप इसके चार्ट पे देखिए, यू विल फाइंड आउट इन पास्ट 6 months देयर इज नथिंग विच हैज़ गॉन नेगेटिव इन दिस स्टॉक एज फार एज प्राइस इज कंसर्न। उसका रीज़न क्या है कि ऑलरेडी इसके अंदर जो डैमेज होना था वो हो गया। अब सीधे सीधे इंप्रूवमेंट होना शुरू होगा और दिखाई पड़ेगा, और वो आप पिछले 1 महीने के परफॉर्मेंस से देख सकते हैं। स्टॉक इज ऑलरेडी 25% अप, जबकि सेक्टर इज 14% अप। जबकि आपको मालूम होना चाहिए निफ्टी बैंक पिछले 1 महीने में काफ़ी तेजी से भागा है, और पिछले तेजी से पूरे सेक्टर के भागने में 14% का रोल है। येस बैंक हैज़ रिजन 25% और सेंसेक्स हैज़ रिजन 11%। अभी काफ़ी सारे लोग जो कि व्यूअर्स हैं और उनको लग रहा होगा कि सर येस बैंक रिकमेंड कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रॉन्ग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। येस बैंक को चूज करने के लिए आपको हाई रिस्क रखना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम जो रिवॉर्ड आपको इसमें मिल सकता है आफ्टर यू इन्वेस्ट फॉर 3-4 years, मेरे हिसाब से दैट इज अनमैचेबल। दोस्तों मेरा काम है आपको दोनों पहलू दिखाना। अब मैं अगर इस स्टॉक के बारे में लिमिटेशंस के बारे में बात करूँ, क्या लिमिटेशंस है स्टॉक की। दोस्तों इस स्टॉक का जो नेट NPA है वो बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर 3.17%। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें इसके प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं। कासा ग्रोथ गिरा है विच इज़ लो, बट एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ें पिछले साल के कंपैरिजन में प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी हैं। 75% प्राइस ड्रॉप कर चुका है बिकॉज ऑफ रॉन्ग डूइंग्स ऑफ देयर प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स की गलती के चलते स्टॉक में जो भी गलत हुआ है उसका खामियाजा स्टॉक को भुगतना पड़ा है, और स्टॉक ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है ये सारी की सारी नेगेटिव्स। कंपनी का जो ROE है -14.44% है इन ओवर द लास्ट 3 years। अगर NPAs के बारे में बात करें, हाई NPA है, एवरेज NPA इज ऑल्सो वेरी हाई इन लास्ट 3 years। लेकिन अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सुधरने को हैं, क्योंकि गवर्नमेंट
और आरबीआई का फोकस इस बैंक में डायरेक्टली पड़ गया था, इसीलिए सभी दिग्गज बैंकों ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और इस बैंक को दोबारा खड़ा करने के लिए एक नई मुहिम जारी की गई और उसके चलते दोस्तों अब इस बैंक में स्ट्रॉन्ग फुटिंग दिखाई पड़ रही है। और अभी जो रिसेंटली Q2 के रिजल्ट्स आए थे, उस Q2 के रिजल्ट्स में बेटर देन एक्सपेक्टेशन यस बैंक ने पोस्ट किए थे। अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फिगर्स पे लेकर के जाऊंगा तो आपको आई एम श्योर पसंद आएगा जो मैं आपको डेटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस बैंक कोई मेरा बैंक नहीं है, यस बैंक में इन्वेस्टेड नहीं हूँ एज ऑन डेट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन यस बैंक, लेकिन जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यस बैंक के इंटरेस्ट के बारे में बात करें, जो यस बैंक इंटरेस्ट अर्न कर रहा है फ्रॉम इट्स एसेट्स विच हैज़ बीन गिवन, जो इसने एसेट्स क्रिएट कर रखे हैं, लोन्स क्रिएट कर रखे हैं, उससे आप इंटरेस्ट अगर आप देखें तो 20,267 2018 में, मार्च 2019 में 29,624, मार्च 2020 में 26,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट, 26,000 करोड़, ऑफ कोर्स ऑल फिगर्स आर इन करोड्स। तो ये उसने शानदार इंटरेस्ट अर्न किया है। अगर आप बात करें अदर इनकम की, तो अदर इनकम भी 2018 में 5,000, 19 में 4,500, 2020 में 11,000 से भी ज़्यादा। तो नुकसान कहाँ पे हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है प्रोविजनिंग में दोस्तों। जो बैड लोन्स, जो ख़राब लोन्स, उल्टे सीधे जगह पर उल्टी सीधी कंपनीज़ को जो पुराने प्रमोटर्स ने लोन दे रखे थे, उन बैड लोन्स के लिए पैसे को निकालने के लिए, उन बैड लोन्स के पैसे को रेगुलराइज करने के लिए जो प्रोविजंस करने पड़े वो बढ़ के हो गए हैं। आप देखिए ऑलमोस्ट 6,000 से हर साल बढ़ रहे हैं, 793, 1553, 5777, उसके 32,000 प्लस। तो ये वो रीज़न है दोस्तों जिस कारण इसने लॉस पोस्ट किए हैं इन प्रीवियस फ्यू ईयर्स और दोस्तों प्रीवियस फ्यू क्वार्टर्स, एंड दिस इज द रीज़न व्हाई द स्टॉक हैज़ फॉलन फ्रॉम ऑलमोस्ट 400 लेवल्स प्लस टू ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ विच इज़ एट प्रेजेंट। लेकिन दोस्तों ये जो प्रमोटर्स थे जिन्होंने अपनी रॉन्ग डूइंग्स के चलते बैंक का ये हाल किया, उनकी प्रमोटर होल्डिंग भी ऑलमोस्ट अब नील हो गई है एज़ कम्पेयर टू मार्च 2019 टू मार्च 2020 के अगर डेटा के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट प्रमोटर होल्डिंग इज़ नील। तो अभी जो पूरा का पूरा बैंक का कंट्रोल है वो बड़े दिग्गज बैंक्स, एसबीआईस और बेसिकली डीआईआईस के ऊपर है। ओवरऑल बैंक इज़ प्रेजेंटली इन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स और अभी जो उसका फोकस लग रहा है इट इज़ टुवर्ड्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ विच इज़ विजिबल ऑन द स्टॉक प्राइस एज वेल। अभी एक रीसेंट पॉजिटिव न्यूज़ यस बैंक में ये भी है कि उसका जो सर्किट फिल्टर है जो कि अभी तक 5% था उसको बढ़ा करके 10% कर दिया गया है टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज। और दोस्तों ये एक पॉजिटिव खबर है। ऐसे में अगर दोस्तों यस बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों रिस्की बेट है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट मेरे हिसाब से देयर इज़ हार्डली एनीथिंग टू लूज इन यस बैंक एज ऑन डेट प्रोवाइडेड योर होराइजन इज़ लॉन्ग टर्म। अगर आप इस बैंक में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहते हैं देयर इज़ हार्डली एनीथिंग टू लूज। और ये स्टॉक का एक बहुत ही सॉलिड लेवल है 12.5 रुपये, जहाँ से इसने अभी रिसेंटली जंप करना शुरू किया और अभी 14.2 से अभी रिसेंटली द स्टॉक हैज़ रिजन ऑलमोस्ट 15 रुपीज़। इन केस इफ़ यू हैव द रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी मेरे हिसाब से यस बैंक में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन 3 साल से पहले स्टॉक को अगर आप ट्रैक करेंगे, देखेंगे तो दोस्तों इस स्टॉक में आपको वो बेनिफिट और वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है यस बैंक यहाँ से डबल हो जाए, मे बी इन 6 मंथ्स, मे बी इन 1 ईयर, लेकिन दोस्तों 3 साल का समय आपको यस बैंक को देना पड़ेगा इन केस इफ़ यू वांट कि ये बैंक बिल्कुल सही फुटिंग पे आ करके और काम करना शुरू करे। यू विल एक्चुअली हैव टू गिव यस बैंक 3 ईयर्स और उसके बाद ये स्टॉक आपको मल्टी बैकर रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है। गारंटी तो दोस्तों इस दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल्स में चेंज आ रहा है आई थिंक इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और इसी कारण देखिए दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 48.8% के स्टॉक की डिलीवरी हुई है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि ऑल्दो स्टॉक प्राइस नहीं भागा लेकिन डिलीवरी हुई है, मतलब लोग इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जो भी बायर्स ट्रेडर्स हैं उस स्टॉक को इन्वेस्ट करके अपने पास अपने होल्डिंग्स में रख रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, मुझे कॉमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा व्हाट इज़ योर व्यू ऑन यस बैंक। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि व्हाट इज़ योर व्यू and how do you consider yes bank, whether you consider this bank worth investing
आपको लगता है कि ये इसमें पैसा डालना इज़ लाइक गैम्बलिंग और लॉटरी, और व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके व्यूज़, आपके ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं मेरे लिए। आई डोंट नो बाकी बाकी चैनल्स या बाकी जगह पर अपने ओपिनियंस को ड्रॉप करते हैं, हाउ डू दे कंसिडर, बट आई डेफिनेटली कंसिडर योर ओपिनियन एंड फर्मली बिलीव कि वॉट यू आर सेइंग इज actually it matters for us. So do let me know in the comment section what do you think about Yes Bank, and that's all from my side friends. I hope आपको ये presentation पसंद आई होगी. In case yes, smash the like button and share with your friends. I think they may also get benefited. Thank you so much for giving your precious time. Bye bye for now.